हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल प्रकरण 6 देखने वाले हैं। प्रकरण 6 है फुटकल रचनाएं। इनके सभी प्रकरणों के नाम आपको याद होने चाहिए कि कितने प्रकरणों में विभाजित किया और प्रकरण के नाम परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने नरोत्तम दास तक कंप्लीट कर लिए थे। अगले कवि हैं आलम के बारे में देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हमने आदिकाल भी कंप्लीट चारों प्रकरण किए हैं और भक्तिकाल प्रकरण 6 पर चल रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगले कवि हैं आलम, इनके बारे में देखते हैं। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी संवत हिजरी अर्थात संवत 1639-40 में माधवानल काम कंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है माधवानल काम कंदला किसका है? आलम का। कैसी कहानी है? प्रेम कहानी, जो कि दोहा चौपाई में लिखी गई है। 5-5 चौपाइयों अर्धालियों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या आभरण से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। क्या? दिल्ली पति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा, सन 991 आही, करो कथा और बोलो ताही। ये हो गया आलम का। अगले कवि हैं महाराज टोडर मल। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमि कर विभाग में मंत्री हुए। इनका जन्म संवत 1550 और मृत्यु 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति की खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति संबंधी पद कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती। फुटकर कवित इधर उधर मिलते हैं। एक कवित नीचे दिया गया है। जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गधा को पान कहाँ, अंधेरे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ दरिंद को, सेवा कहाँ सोम की, अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहाँ, साच कहाँ लपट को, नीच को वचन कहाँ, श्यार की पुकार सी। किसका है? टोडर मल का कवित्व है। अगले कवि हैं महाराज बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं और इनका नाम महेश दास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है। संवत 1632 के 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराज बीरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सुलभ लिखित। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश्वर दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते थे। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर वसत विक्रमपुर त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनुजा तीर वीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुधूप देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकवापुर ही ठहरता है बीरबल का, पर कुछ कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही
वाक् चतुर तथा प्रत्युत्पन्नमति थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशवदास को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशवदास की पैरवी से ओरछा नरेश का 1 करोड़ का जुर्माना मुआफ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था, दीन देख सब दीन एक न दीन्हो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं रख्यो वीर बल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती पर कई सौ कविताओं का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती है। कविता में ये अपना नाम ब्रह्मा रखते हैं तो उदाहरण दिए गए हैं। उछर उछर केकी झपटे उरग पर, उर्गहु केकिन पे लपटे लहकी केकिन के श्रुत हिये कि ना कछु है भय। अगले कवि हैं गंग। इनके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। पूछा जाता है गंग किसके दरबारी कवि थे, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल का कुछ कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। कौन? गंग। और उसी समय मरने से पहले इन्होंने यह दोहा कहा था, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकत सभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका है? गंग का है, मरते समय कहे थे। इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत किया है। देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मींज मारे हाथी। किसका है? देव की पंक्ति है। ये पद भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। गंग ऐसे गुनी को गैंद सो चिराइए। इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात करते थे। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवनि के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय सुकवनि के सरदार। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। वह छप्पा है, चकित भंवरी रही गयो गम नहीं करत कमलवन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन बन। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते हैं। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्व मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग्दत्त भी इनमें प्रचुर मात्रा में थी। वीर और श्रृंगार के बहुत ही रमणीक कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते हैं। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। आगे है, उस समय की रुचि को रंजित करने वाले का गुण इनमें वर्तमान था, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी की अंत मानना चाहिए। अगले कवि हैं मनोहर कवि। ये एक कछवाहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौशनी रखते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तौशनी नाम किसका उपनाम था? मनोहर कवि का, तौशनी। इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई थी।
सत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई तथा नीति और श्रृंगार के बहुत से फुटकल दोहे कहे। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन के छोटे छींटे मौजूद हैं जो 2-4 नमूने हैं। अगले कवि हैं बलभद्र मिश्र। बलभद्र मिश्र ये ओरछा के सनाथ ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र थे। बलभद्र और प्रसिद्ध केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1600 के लगभग माना जाता है। इनका नखशिख श्रृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, नखशिख ग्रंथ बलभद्र सिंह का, जो कि श्रृंगार ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। एक केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिन्हें चित्त में रीति के अनुसार काव्य रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रस रीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया, उसी प्रकार बलभद्र नायिकाओं के अंगों का एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना काल 1540 के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है। इससे अनुमान होता है कि नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होगी। संवत 1891 में गोपाल कवि ने बलभद्र कीर्ति नखशिख की एक टीका लिखी थी। किसने? गोपाल कवि ने, जिसमें इन्होंने बलभद्र कीर्ति 3 और ग्रंथों का उल्लेख किया है। कौन सा? बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक और गोवर्धन सतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका दूषण विचार नाम का एक और ग्रंथ मिलता है। दूषण विचार बलभद्र, जिसमें काव्य दोषों का निरूपण है। नखशिख के 2 कवित्त उद्धृत किए गए हैं। दूषण विचार है इनका, जो कि काव्य दोषों का निरूपण है। अगले कवि हैं जमाल। जमाल ये भारतीय काव्य परंपरा से पूर्ण परिचित कोई साहित्य मुसलमान कवि थे, जिनका रचना काल 1627 अनुमान किया गया है। इनके नीति और श्रृंगार के दोहे राजपूतानों की ओर बहुत जनप्रिय हैं। भाव की व्यंजना बहुत ही मार्मिक पर सीधे साधे ढंग पर की गई है। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहित दोहे मिलते हैं। साहित्यता के अतिरिक्त इनमें शब्द क्रीड़ा की निपुणता भी थी। इससे इन्होंने कुछ पहेलियां भी अपने दोहों में रखी है। कुछ नमूने दिए हैं। पूनम चांद कुशुभ रंग नदी तीर द्रुम डाले। अगले कवि हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केशव दास। इनके बारे में तो पूछा ही जाता है, तो इसको एक एक लाइन अच्छे से तैयार करना है। ए सनाथ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे केशवदास। इनका जन्म 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत के सभा में रहते थे। किसके सभापति में रहते थे? इंद्रजीत सिंह, जहां इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित हुए आए थे। इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र, आगे हमने देखा था, भाषा के अच्छे कवि थे। केशव के बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने जाते हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो सकती है। लक्षण ग्रंथों के उपरांत भी ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। केशव के पहले संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने
श्रृंगार सागर नाम का एक ग्रंथ श्रृंगार रस संबंधी लिखा। नरहरि के कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले कर्नेश कवि ने करड़ा भरण, कर्नेश का पूछा जाता है करना भरण, श्रुति भूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे, पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। एक काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। क्या कहें? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवित भूषण बिनु ना बिराजे कविता बनिता मित। केशवदास का है। अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों के अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं, अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके इन्होंने उनके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार हैं। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से, क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श तथा बहुत सी बातें अमरचरित, काव्याकल्प लता वृत्ति और केशव मिश्र कीर्ति अलंकार शेखर से ली है। पर केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षणों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रसिक प्रिया लिखी। रस पर केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी है। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी से के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उपमा के 22 भेद जो केशव ने रखे हैं, उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे 2 भेद संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के, विश्वनाथ के नहीं, प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और ही अर्थ समझा है। केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशव के रचे 7 ग्रंथ बताते हैं रामचंद्र शुक्ल। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पूछा जाता है ये वाला कथन, यहीं से देखिए। उनमें वह साहृदयता और भावुकता भी नहीं थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें क्या नहीं थी? साहृदयता और भावुकता भी नहीं थी, जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यहाँ से एक कथन यहाँ तक बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन, इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल का कथन है यहाँ से, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहृदयता और भावुकता भी नहीं थी,
जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक सांस्कृतिक काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव की कविता में जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनका यही त्रुटि है। उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनघर राघव, कादम्बरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव में प्रियतम पदोक्ता भूमि भगान का अनुवाद प्यों पद पंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहि क्यों सुत शोक गए, जो कि हनुमान नाटक में के एक श्लोक का अनुवाद है। केशव ने दो प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित, दूसरा रामचंद्रिका उनका प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, इसमें वीर सिंह देव का चरित्र तो थोड़ा है, दान लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। क्या कह रहे हैं? रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्त रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें अनिवार्य हैं: संबंध, निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें बताए हैं: संबंध, निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, दृश्यों की स्थागत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता में केशव न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे गए वर्णनों का संग्रह ही जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पदों के अलग अलग सूचित करने पड़े हैं। एक मिनट। रामायण की कथा केशव के हृदय पर कोई विशेष और उन्होंने उनके लिए विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और केशव का ध्यान बहुत कम यहाँ पे इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम कथा
राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी और केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही पढ़ने वाले लोगों में कुछ कहलाया भी हो। कीधो मुनि शाप हत कीधो ब्रह्म दोष रत कीधो कौन ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इनका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। आगे है सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना न तो केशव में अनुभूति की थी, न शक्ति परंपरा में चले आते हुए नियति विषयों के जैसे युद्ध सेना की तैयारी उपवन दरबार तथा श्रृंगार की वीर रस फुटकल वर्णन ही अलंकार की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णनों में के बिना अवसर पर विचार किए वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की, जैसे भरत का चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे शब्दों भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है, जैसे बन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या का पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राशि ठाठ बाट तैयारी नगरों की सजावट चहल पहल आदि के वर्णनों में ही विशेषता लगता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कारता की प्रवृत्ति। कौन सी है? अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भाव की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयगाही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल जाते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमल है, जैसे राम की वियोग दशा के वर्णन में वाक्य है बांसर की संपत्ति उलूक जो न चितवत। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास हो प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है। केशव मास में अंतर है। रसिक प्रिया 1648 की रचना है। प्रौढ़ है रसिक प्रिया 1648। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों से वाग वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पियों में अच्छा वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान गीता संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है विज्ञान गीता। और रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पियों में अच्छा वर्णन है। यह वीर रस का अच्छा काव्य है। केशव की रचना में सूर तुलसी आदि की भी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहां स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधन किया। इस पर उनके मुंह से यह दोहा निकला, केशव केसन अस करी बैरहु जस न काही चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। केशव की रचना के कुछ उदाहरण हैं।
ये सब इनके उदाहरण हैं। यहाँ पे एक देखते हैं, रामचंद्रिका का ये है। अरुण गात अतिप्रात पद्मनी प्राण नाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेममय। परिपूरन सिंदूर पूर कैंधो मंगल घट, कींधो शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूख पट। कै सेनित कलित कपाल यह कलि कपालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दी भामिनी के भाल की। रामचंद्रिका की पंक्ति है। यहाँ पे हमने केशवदास तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम होल राय का देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर से पढ़िए, लाइन टू लाइन। यहाँ से देखिए कितना सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था विज्ञान गीता, संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय ढंग का, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग की पुस्तक है। पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के ढंग का विज्ञान गीता, और रतन बावनी में क्या वर्णन है ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पियों का अच्छा वर्णन है। वीर रस का अच्छा काव्य है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।